कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज Q इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ some fundamental charge and it is known as E. So Q is equal to Ne where E is a fundamental charge and it is none other than the charge of electron. तो जो अगर टॉपिक्स पढ़े उसके न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में वो आज देख लेते हैं, बरोबर है। और फिर हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे, बरोबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के 1.11 से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई उसका डेटा ठीक से पढ़ो, पहले ध्यान से, बरोबर है। तो देखो एक्सरसाइज 1.11 टेक्स्ट बुक है आपके पास, या उसकी पीडीएफ है तो निकालो और डेटा पढ़ो। क्या लिखा है, अ पॉलीथीन piece rubbed with wood is found to have a negative charge of 3 into 10 to minus 7 coulomb. A. Estimate the number of electron transferred from which to which. B. Is there a transfer of mass from wool to polythene? Clear हो गया। क्या पूछा है, the polythene piece which is rubbed with wool is found to have a negative charge। तो भाई हमने एक पॉलीथीन पीस लिया और उसको वूल के साथ हमने उसको रब किया, तो उस पे पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश्ड हुआ। और वो नेगेटिव चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू -3.7 कूलम। तो सिंपल कि भाई पॉलीथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वो कहां से कहां हुआ, वो वूल से पॉलीथीन पे हुआ। तो पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन एस्टैब्लिश हो गए और वूल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको पता है कि सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हमने मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, n। तो सिंपल अपने पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू Ne। यहाँ पे Q नेगेटिव चार्ज दिया है, लेकिन हमको नेगेटिव साइन अंदर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, बरोबर है, क्योंकि हमको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिर Q is equal to Ne, what is the charge on the polythene piece, it is a 3 into 10 to minus 7 and the value of E is equal to 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. Therefore if we make n subject, then 3 into 10 to minus 7 upon 1.6 into 10 to minus 19 is equal to 1.875 into 10 to 12। सिंपल एकदम इजी न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से देखने जाए तो आप ये लिख सकते हो कि 2 into 10 to 12। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि क्या कुछ मास ट्रांसफर हुआ है और कहां से कहां पे ट्रांसफर हुआ है। सिंपल हम जानते हैं कि भाई पॉलीथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पे आए, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई सपोज द मास ट्रांसफर्ड and the total mass is capital N, then the formula is N into Me, where N is the number of electron which are transferred from wool to polythene piece and Me is the mass of one electron. Therefore total mass transferred to polythene piece M is equal to N into Me. What is N? N is equal to 1.875 into 10 to 12 and in mass of electron we know 9.11 into 10 to minus 31 kg। तो इसके हिसाब से आप फिर से सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से देखने जाए तो टोटल मास का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, 2 into 10 to minus 18 kg, बराबर है। तो फिर से पॉज करो वीडियो और एक बार ध्यान से जो डेटा है वो पढ़ो और न्यूमेरिकल फिर से एक बार अपनी नोट्स बुक में गिन लो, बराबर है। आपको नोट्स बुक में ऊपर में जो डेटा है वो भी लिखना है और बाद में आपको न्यूमेरिकल्स गिनना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आते इलस्ट्रेशन 1.2 पे, जो एग्जाम्पल 1.2 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो देखते हैं एक बार।
निकालो सब लोग और उसका डेटा पढ़ते हैं। पढ़ो उसका डेटा। क्या डेटा? एग्जाम्पल 1.2, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कि भाई एक सेकेंड में एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? 10⁹. इट मीन्स द ट्रांसफर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर 1 सेकेंड. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी? तो भाई क्या पूछा है हमको कि कोई भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोनों बॉडी को या एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड करना है। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है। तो भाई हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द ट्रांसफर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। सपोज टोटल चार्ज कितना है करना है? 1 कूलम। तो हमने लिखते हैं यहाँ पे कि भाई सपोज इट टेक्स टी टाइम टू गेट टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम ऑन द बॉडी। तो कितना चार्ज करना है? 1 कूलम। तो टोटल चार्ज कितने टाइम में आ रहा है? तो हमने गेस कर लिया कि भाई T टाइम में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो t सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो सिंपल, द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में 9, 10⁹, तो t सेकेंड में 10⁹ इंटू t। Therefore, our n is equal to 10⁹ into t. Now, according to Q is equal to ne, n की जगह पे लिख सकते हैं 10⁹ into t, number of electron transferred in t second. Therefore, Q is equal to 10⁹ into t into e. तो यहाँ पे Q 1 कूलम है, 10⁹ t और e की वैल्यू हमको पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला गया? 1/10⁹ into 1.6 into 10⁻⁻19। तो फिर t इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से कर सकते हो आप। तो फिर कर लेना फिर से एक बार कैलकुलेटर से, देख लो आंसर यही आ रहा है 0.265 into 10⁻10 सेकेंड्स। एंड एक पॉइंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेस करेंगे तो t इज इक्वल टू 6.25 into 10⁹ सेकेंड्स। हाँ कि नहीं? तो भाई ये जो आया वो सेकेंड्स में आया, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो ईयर्स में दिया है। तो क्या कर सकते हैं? चलो सेकेंड को ईयर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो टोटल सेकेंड को 3600 से फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आवर। देन एक दिन में कितने वर्ष होता है? 24। तो अगेन वी आर डिवाइडिंग बाय 24 आवर्स, that means it is converted into days, and then we divide by 365 days, then it is converted into years. Then if we simplify this ratio, then we will get 198 years. तो एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, तो उसको 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 198 इयर्स। क्लियर? तो ए न्यूमेरिकल भी फिर से एक बार इसका डेटा लिखो और एक बार समझो और फिर खुद गिन लो इसको एक बार, बराबर है? चलो ये कर लो, फिर हम आगे 1.3 की तरफ बढ़ते हैं और बाजू की स्लाइड में जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा? एग्जाम्पल 1.3। बराबर, ध्यान रखना, इजी है, आना चाहिए। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? क्या पूछा है भाई हमको? क्या पूछा है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो कप कौन सा, लेकिन चाय का कप या पानी का कप या तो क्या? तो हम मान लेते हैं कि भाई चलो जो भी ग्लास हमने लिया है, जो भी कप हमने लिया है, वो कप में कितना पानी है, 250 ग्राम। आपकी टेक्स्ट बुक में 250 ग्राम दिया है, आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, 500 ग्राम भी ले सकते हो, आपके हिसाब से आप जो ठीक लगे वो मास रख सकते हो। एक पर्टिकुलर हमको एग्जांपल देना है, बरोबर है। तो हमने क्या यहाँ पे कंसीडर किया कि सपोज द मास ऑफ वाटर इन अ कप इज हाउ मच, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम वाटर जो होगा उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। भाई हमको पता है कि वाटर इज मींस H2O, बराबर है। तो अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बराबर है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले तो वाटर का एटॉमिक मास क्या है वो हमको पता होना चाहिए, बराबर। तो वाटर का एटॉमिक मास क्या है, H2O। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 एटम्स है इसलिए 18। तो टोटल एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। व्हाट इज मोल? मोल इज अ नंबर 6.023 into 10⁻23। तो एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज गिवन 18 ग्राम पर मोल, बराबर है। चलो, लेकिन हमारे पास तो कितना मास है, 250 ग्राम। तो हमको फाइंड करना है कि 250 ग्राम में टोटल कितने एटम्स है, किसके, H2O के। तो 250 ग्राम में कितने एटम्स है वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन 18 ग्राम में कितने हैं वो हमको मालूम है, क्योंकि 18 ग्राम इज द एटॉमिक मास ऑफ H2O। इट मींस इन 18 ग्राम इज अ 1 मोल। तो 1 मोल में कितने हो गए, 6.023 into 10⁻23। तो हम यहाँ पे 3 स्टेप रख सकते हैं कि भाई इन 18 ग्राम इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स आर 6.02 into 10⁻23। तो फिर इन 250 ग्राम्स नंबर ऑफ एटम्स आर n इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 into 6.02 और डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। तो ये हमको क्या मिल गया कि भाई 250 ग्राम वाटर में कितने एटम्स है, बरोबर। हमको फाइंड क्या करना है, चार्ज। ओके, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अभी बात करते हैं एक एटम की। तो H2O का 8 एटम है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो मैंने आपको कल समझा दिया था कि भाई जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमको प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन्स है, और हाइड्रोजन के एक एटम में 1, लेकिन हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स है, इसलिए H2O में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 10, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, तो फिर एक एटम में टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +10 प्रोटॉन, और एक का ई चार्ज मतलब +10e, और उतना ही मतलब -10e जितना नेगेटिव चार्ज होगा। ये किसकी बात करी हमने, एक एटम की। तो एक एटम में +10 into e पॉजिटिव चार्ज और उतना ही -10 into e नेगेटिव चार्ज होगा। और 250 ग्राम जो हमने लिया वाटर, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इतने। तो फिर हम कर सकते हैं कि भाई एक एटम में 10e जितना, एक एटम में 10e जितना चार्ज, तो इतने एटम्स में कितना। तो फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि therefore in 250 ग्राम ऑफ वाटर टोटल पॉजिटिव चार्ज Q+, ये क्या लिखा है, Q+ इज इक्वल टू एक एटम में 10e, तो ऐसे n एटम में n into 10e। तो चलो वैल्यूज रखते हैं। n की जगह पे 250 into 6.02 into 10⁻23/18 into 10 into 1.6 into 10⁻19 upon ये आ गया 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पावर सेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1.34 into 10⁻7 कूलम।
सॉरी +7 कूलम, तो 1.37 इंटू 10⁷ कूलम हो गया। और उतना ही कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो फिर सिमिलरली टोटल नेगेटिव चार्ज इन दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज Q माइनस -1.3, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10⁷ कूलम। हो गया क्लियर। तो तीनों न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, तीनों कैलकुलेशन वाले वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए, बराबर है। तो 1.1 1.1 एग्जांपल 1.2 1.3 और एक्सरसाइज का 1.11 हमने गिना। ये फिर से एक बार आप देख सकते हो और गिन सकते हो, बराबर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे से एग्जांपल 1.1 देखते हैं। ये मैंने करवा दिया कल, लेकिन एक बार उसका डेटा पढ़ लेते हैं तो आपको पता चले क्या है भाई। एग्जांपल 1.1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। But if we are going to charge any material without any contact, then it is called electric charge induction। तो मैंने कल इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन में जो एग्जांपल दिया था, ये वही न्यूमेरिकल है, आप खोल के देख सकते हो। कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो स्फीयर में, तो स्फीयर में कोई नेट चार्ज नहीं था, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो थे, बराबर इक्वल थे दोनों। फिर हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड को जो नेगेटिवली चार्ज था उसको नजदीक लाए, तो जो पॉजिटिव है वो रॉड की तरफ चले गए और जो नेगेटिव है वो ऑपोजिट साइड पे सेट हो गए। फिर हमने अर्थिंग कर दिया था, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले गए, तो स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा था। तो कौन सा एग्जांपल बोला मैंने, 1.1, तो वो आपको खुद करना है जो मैंने आपको कल करवाया था। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल से आप पढ़ भी सकते हो, बराबर है। और मैंने आपको कल थियरी में समझाया कैसे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा एक्सरसाइज का 1.31 एग्जांपल का 1.31, वो भी मैंने आपको कल करवा दिया। क्या है भाई उसमें कि भाई इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। तो मैंने आपको वो बता दिया कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने हैं। तो आपको ये अंदर पूछा है कि भाई गिव द पॉसिबल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि प्रोटॉन में कितने अप और कितने डाउन होंगे और न्यूट्रॉन में कितने अप और कितने डाउन होंगे, बराबर। तो हमने कल पढ़ा कि प्रोटॉन में 2 अप होंगे, 1 डाउन होगा। तो प्रोटॉन का स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, UUD, और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, UDT। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से करना है, बराबर है। मैंने आपको कल थियरी जो समझाई उसमें ये हमने कर लिया 1.31। फिर आगे आते हैं, कौन सा है, एक्सरसाइज का 1.45। एक्सरसाइज का 1.5 वो भी मैंने आपको कल करवा दिया कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation. तो हमने कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन? In electrically isolated system, any process occurs, the algebraic sum of charge remains constant. तो इनिशियली हमने कल समझाया यहाँ पर ही कि भाई हम इनिशियली क्या था, एक ग्लास रॉड था, उस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। सिल्क क्लॉथ था, उस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। तो सिस्टम का बिफोर रबिंग कितना चार्ज था, नेट चार्ज 0 था। फिर हमने क्या किया, दोनों को रब किया, तो क्या हुआ, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे चले गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने लॉस किए उतने ही सिल्क क्लॉथ ने गेन किए। तो फिर ग्लास रॉड ने प्लस एनी जितना पॉजिटिवली चार्ज हुआ और सिल्क क्लॉथ माइनस एनी जितना नेगेटिवली चार्ज हुआ। लेकिन आफ्टर रबिंग, आफ्टर प्रोसेस, जब हम दोनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे, प्लस एनी माइनस एनी, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। और इनिशियल में भी कितना था, 0।
तो फिर यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन होगा, बराबर। सेम एक ऐसा और भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, प्लास्टिक के रॉड को हम किसके साथ रब करते थे, फर के साथ हम उसको रब करते थे। वहां पर भी आप ऐसे फिनोमेना देख सकते हो कि जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, हाँ कि नहीं। तो आपको ये खुद करना है, बराबर है, थियोरेटिकल इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। और लास्ट में देख लेते तो कौन सा एक्सरसाइज का 1.4, कौन सा एक्सरसाइज का 1.4 ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो भाई वो भी मैंने आपको क्वांटाइजेशन में समझा दिया। व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन, we have to explain the meaning of the statement. Which statement? The charge of any body is quantized. तो वो तो हम सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी बॉडी है उस पे चार्ज किसका होता है, कौन ट्रांसफरेबल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स इज अ फंडामेंटल पार्टिकल और उसका चार्ज कितना है, ई जितना। तो दो बॉडी के बीच में कोई भी इंटरेक्शन प्रोसेस होती है या कोई भी रबिंग या फ्रिक्शन भी कुछ भी होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएंगे, तो फिर कोई भी बॉडी चार्ज गेन करेगी तो या तो ई करेगी या तो 2e करेगी, मतलब ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो इट मींस जो भी चार्ज है वो NE जितना होगा, जिसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी सेकंड पूछा है क्या भाई 1.4 में, why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic large scale charges। तो भाई हमने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज का स्टडी करेंगे तब हम ये निग्लेक्ट करेंगे, क्यों भाई। तो चलो मान लेते हैं कि इतना चार्ज है, हम ये अपना एग्जांपल है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कितना है कि 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम जितना चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो जब लार्ज चार्ज की बात करेंगे तब इसको इसके साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमने जो सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो जब हम इसको 7 पावर में 10⁷ पावर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो फिर इसको हम 0.00000 आगे कितने रख सकते हैं, बरोबर। तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर द मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज, तो फॉर द मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द चार्जेस वन कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट में और जो फिगर्स है वो कॉन्सेप्ट में वो निकल जाएगा, बराबर है। तो ये जो 1.1 एग्जांपल, 1.31, 1.5 और 1.4 ये तीनों एक्सरसाइज का, ये एग्जांपल का, ये आपको खुद करना है, बराबर है। तो देख लो फिर से एक बार और आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने न्यूमेरिकल्स किए, अभी नेक्स्ट कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो चार्ज का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, अभी बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ की। तो जैसे दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी फॉर्मूला न्यूटन ने दी थी, वैसे ही एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सबसे पहले किसने दी, कूलम ने, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जो सेनापति था उस टीम का, उसके नाम से ये लॉ जाना जाता है। तो दो जो कूलम का जो लॉ है वो किसके लिए है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होने चाहिए, तो यहां पे देख लेते हैं। इट इज फॉर, दिस लॉ इज फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। किसके लिए ये, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए, जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, पॉइंट चार्ज, एक ही पॉइंट पे पूरा चार्ज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी लॉ है वो पूरा किसके लिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। और सेम एज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ क्या है वो पढ़ लो एक बार पूरा। क्या है लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स
between two stationary point charges, the electric force acts between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of two charges and the inversely proportional to the square of the distance between them. तो जैसे न्यूटन्स का लॉ था वैसे ही कूलम्स का लॉ है, लेकिन यहाँ पे जो वहां पे जो क्वांटिटी मास रोल प्ले कर रही थी वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, हाँ कि नहीं? तो व्हाट इज द लॉ? द इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलो आगे सोचते हैं कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस कौन कौन सा है? Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। इन फ्री स्पेस मतलब Q1 Q2 दोनों मीडियम कौन है? वैक्यूम में दोनों रखे हुए हैं। तो दोनों के बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम का जो R है उसका स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई कोएफिशिएंट आएगा तो उसका नाम है K, कोई कांस्टेंट है, कौन है? K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? 8.98755 इंटू 10⁻⁹ और उसका यूनिट, चलो यहां से K को सब्जेक्ट बनाओ तो K क्या बनेगा? R स्क्वायर यहां पे जाएगा, R स्क्वायर यहां पे जाएगा तो ये क्या बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम स्क्वायर नीचे जाएगा तो K का जब K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यूनिट कौन सा बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, बराबर कि नहीं? तो K का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका यूनिट हमको याद रहना चाहिए, उसकी वैल्यू भी हमको याद है, क्या है? 8.9875 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और फॉर जनरल कैलकुलेशन के लिए हम वो वैल्यूज क्या याद रखेंगे? K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हाँ कि नहीं? उसका डायमेंशन न्यूटन m1 l1 t-2, n का क्या होगा? m1 l1 t-2, मीटर मींस l2, और कूलम t1 a1, और उसका स्क्वायर करके जब सिंपलीफाई करेंगे तो K का हमको डायमेंशन मिलेगा m1 l3 t-4 a-2। तो ये जो वैल्यू है वो SI यूनिट्स में है, और जो हम CGS यूनिट में फाइंड करें तो वो वैल्यू हमको 1 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 1 यूनिट जितनी मिल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि भाई द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा? तो दो चार्ज पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पे, और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो आपको लगता है यहाँ पे कि ये सफिशिएंट है कि कुछ बाकी नहीं रह गया है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाकी रह गया है अभी? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था तो G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और किसी और पे डिपेंड नहीं करता था। तो यहां पर भी क्या ये सफिशिएंट है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Q1 Q2 और R पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे नहीं? तो भाई इनफैक्ट वो किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, क्या? The gravitational force does not depend on the medium between two masses. ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास है दोनों के बीच का जो मीडियम कौन सा है? ऑयल है, एयर है, वैक्यूम है, बराबर है? तो मीडियम अलग अलग होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही रहने वाला है, लेकिन वही बात इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम नहीं कर सकते, बराबर? तो मीडियम कहां पर है कि भाई अलग अलग मीडियम, Q1 एक चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों को हमने अलग अलग मीडियम में रखा। एक बार हमने वैक्यूम में रखा, एक बार ऑयल में रखा, बराबर? एक बार वाटर में रख दिया, तो क्या सब जगह पे फोर्स सेम ही आएगा? तो भाई ना,
उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने जो ये इक्वेशन लिखा उसमें तो हमको कोई मीडियम दिखाई नहीं दे रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन इक्वेशन में तो मीडियम है ही नहीं। तो है कहां पर मीडियम? तो इनफैक्ट जो ये हम k ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? k। तो वो k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इनफैक्ट इसकी जगह पे ले रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन 0 ऐसे बोल सकते हो। तो इनफैक्ट जो k हमने कांस्टेंट लिया वो किसके प्लेस में लेता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। And what is epsilon 0? Epsilon 0 is the permittivity of vacuum or free space. बरोबर है? और उसकी वैल्यू याद रखनी है 8.854185 into 10⁻⁻12 और जो k है उसका रेसिप्रोकल है, ये k का रेसिप्रोकल है, मतलब जो यूनिट k का होगा उसका रेसिप्रोकल यूनिट वो एप्सिलॉन 0 का होगा। तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या आएगा? तो यहां पर यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जनरल कैलकुलेशन के लिए उसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है वो एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है। अभी थोड़ा ये सोचेंगे कि परमिटिविटी क्या है? तो भाई एक कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की, the measurement of the resistance which produces which resist the electric field production। तो इलेक्ट्रिक जब भी मीडियम जैसे इनर्शिया होता है वैसा ही एक मीडियम का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है परमिटिविटी। तो जब भी हम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने जाएंगे तो वो उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने की जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको हमने एक क्वांटिटी का नाम दिया जिसका नाम है क्या? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और यहाँ पे हमने वैक्यूम लिया है तो वैक्यूम का क्या लेंगे? परमिटिविटी 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ कि नहीं? तो फिर ये इक्वेशन में हम रिप्लेस करें, ये इक्वेशन जो हमने लिखा ये इक्वेशन में हम रिप्लेस करें k की जगह पे। तो वैक्यूम में Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और जो वैक्यूम में रखे तो F0 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। अपना एक इक्वेशन ये आ गया, ये वैक्यूम के लिए। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट लगते हैं थोड़ी आगे। तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी उसका मतलब क्या? तो भाई हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सेम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मीडियम कौन सा लिया? वैक्यूम। तो कोई भी मीडियम की परमिटिविटी उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। तो जो भी रेशियो आएगा उसको हम बोलेंगे वो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो उसको बोलेंगे उसका रिलेटिव परमिटिविटी। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K? इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। सो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू permittivity of medium epsilon upon permittivity of vacuum epsilon 0। बराबर लिखा? So K is equal to epsilon R is equal to epsilon upon epsilon 0। Therefore epsilon ये सामने ला देंगे तो epsilon is equal to K epsilon 0। तो if the dielectric constant of any medium is 2, it means its permittivity is twice to that of vacuum। बरोबर? तो जितने उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से उतने टाइम्स ज्यादा होगी। बरोबर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन कौन है? एक तो उसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कॉपर, प्लेट, एल्यूमिनियम कोई भी कंडक्टर ले लो तो उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? K is equal to इनफाइनाइट जितना होगा। हाँ कि नहीं? और इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये पूरा लॉ हमने यहाँ पे पढ़ा। तो वो लॉ में क्या था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शन में और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और जो मीडियम में वो रखा है उसकी परमिटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में भी है, जो यहां से रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बात हुई Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कहां पे, वैक्यूम में लग रहा है। लेकिन जब हम उनको कोई मीडियम में रखेंगे तो क्या, तो उसके लिए चलो बाजू की स्लाइड में जाते हैं। तो फिर जो आगे वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा तो वो क्या था, Q1 Q2 के बीच में जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है वो। अभी आगे बढ़ते हैं कि Q1 Q2 को वैक्यूम में नहीं कोई मीडियम में रख देते हैं, उतने ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना होगा r, लेकिन मीडियम कौन सा होगा कि भाई जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो therefore at the same distance r between Q1 and Q2 in any medium having permittivity epsilon and the dielectric constant k, हमने दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दिया और ऐसा मीडियम डाल दिया कि जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो आगे वाला जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे जो 0 लिख रहे थे उसकी जगह पे हमको मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, बराबर कि नहीं। तो ये एप्सिलॉन जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे वापस, एप्सिलॉन 0k, इसकी जगह पे लिख देंगे एप्सिलॉन 0k। तो यहां पर k को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k को जो हम यहां पे इग्नोर करें तो बाकी का जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट वो होगा फोर्स इन अ वैक्यूम। तो इतने को हम F0 बोल दे, F1, इतने को हम F0 बोल दे, तो F इज इक्वल टू F0 बाय K। उसका मतलब क्या कि भाई Q1 Q2 जब वैक्यूम में थे r डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच का फोर्स था F0। अभी हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रखा, लेकिन जो मीडियम है वो हमने K डाइलेक्ट्रिक वाला कर दिया, तो उसका फोर्स kth पार्ट का हो जाएगा, जो वैक्यूम में था उसका kth पार्ट का हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो चलो मान लेते हैं कि भाई कोई वैक्यूम में Q1 Q2 के सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स है 100 न्यूटन। Q1 Q2 के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। और फिर वो पूरा स्पेस एक ऐसे मीडियम से हम फिलअप कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2 और 4। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो फोर्स 100 का 2 सेकेंड पार्ट का मतलब 50 न्यूटन हो जाएगा, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होगा तो 100/4 मतलब फोर्स इज रिड्यूस्ड टू 25 न्यूटन, बराबर है। तो चलो यहां पर और मैं पूछूं तो कि भाई चलो दोनों के बीच में हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा, मीडियम रखा, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। लेकिन दोनों के बीच में चलो एक मेटल प्लेट रख दी मैंने, कॉपर की प्लेट रख दी, एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर कंडक्टिंग मटेरियल, बराबर। तो दोनों के बीच में हमने कॉपर की प्लेट रख दी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कंडक्टिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो इनफाइनाइट, है कि नहीं। तो फिर जब हम दोनों के बीच में ये रखेंगे कॉपर प्लेट, तो जो उसका फोर्स है वो kth पार्ट का हो जाएगा, लेकिन कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना है, k इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब फोर्स भी इंफिनिटिव पार्ट का हो जाएगा। मतलब जब दो चार्जेस के बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे, फोर्स इज रिड्यूस्ड टू 0, बराबर, दोनों के बीच का फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज इनफाइनाइट। हो गया क्लियर। चलो और भी थोड़ा नोट कर लेते हैं, कुछ काम आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक में से आगे निकलते थोड़ा बाहर जाते हैं। तो नोट्स वैक्यूम में क्या था, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कोई मीडियम लिया हमने, तो मीडियम में फोर्स कितना आया, तो
तो हमने लिखा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब एप्सिलॉन की जगह पे ये जो एप्सिलॉन हमने लिखा यहाँ पे, एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0k लिख सकते हैं। आगे लिखा हमने जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और जो यहाँ पे k लिखेंगे वो k को मैं r को दे देता हूं, लेकिन r तो स्क्वायर में है तो k की जगह पे मैं रूट k लिख दूंगा और r इंटू रूट k का स्क्वायर कर दूंगा। ये स्टेप बराबर समझना आप लोग। यहां पर क्या था, मीडियम की परमिटिविटी, और वो परमिटिविटी मीडियम की है और ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ये सही फॉर्मूला है किसके लिए, Q1 Q2 के बीच में जो कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, लेकिन मुझको E को रिप्लेस, एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है। मैं तो परमिटिविटी किसकी जानता हूं, मैं परमिटिविटी तो सिर्फ वैक्यूम की जानता हूं, तो मुझको इसको रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा एप्सिलॉन 0k, लेकिन k यहां पे नहीं चाहिए मुझको। भाई चाहिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे k तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो k मैं यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन 0 लिखना चाहता हूं, तो k मैं किसको दे दूंगा, r को, और k r के बाजू में आ जाएगा, और स्क्वायर के अंदर लिखना है तो मैं इसे लिख दूंगा r रूट k का स्क्वायर। मतलब जब स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर तो आ जाएगा, इसका k यहां पे चला जाएगा, तो बात तो सेम की सेम ही है। तो हमने क्या यहां पे समझा कि भाई आप Q1 और Q2 दोनों के बीच का मीडियम वैक्यूम है और जो कुछ फोर्स लग रहा है, सेम कोई मीडियम है वहां पे फोर्स लग रहा है, लेकिन आपको जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है। तो फिर इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो दोनों के बीच में Q1 Q2 का जो r था, उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस आपको कितना ले लेना चाहिए, r रूट k ले लेना चाहिए। पता चला? फिर से एक बार फॉर्मूला क्या बनेगी, जो मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमने लिखा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं चाहिए मुझको, यहां पे एप्सिलॉन 0 लिखना है, तो मुझको यहां पे बाजू में k लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, k। पता चला? तो मैं यहां पे लिखूंगा k, लेकिन k मैं r को दे दूंगा, तो यहां पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ जाएगा r रूट k। तो एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि भाई कोई जगह पे मानो कि मीडियम है और उसमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, और मुझको वहां पे फॉर्मूला तो परमेबिलिटी वैक्यूम की लेनी है, तो डिस्टेंस का इक्विवेलेंट ले लेना है कितना, r रूट k जितना। तो फिर यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या था, दो चार्जेस के बीच में बिल्कुल वैक्यूम, यहां पे क्या था, दो चार्जेस के बीच में बिल्कुल एक पूरा मीडियम है, और फिर यहां पे आता है तो यहां पे क्या है, Q1 और Q2 दो चार्जेस जो है दोनों के बीच में यहां पे यहां से यहां तक वैक्यूम है, और यहां से यहां तक कौन है, मीडियम है, एक हाफ मीडियम से फिलअप किया हुआ है और बाकी के पार्ट में वैक्यूम है। चलो, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, r, उसमें से t जितनी थिकनेस में क्या है, मीडियम, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। यहां पे t थिकनेस में मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो रेस्ट जो रीजन बचा उसका थिकनेस कितना हुआ, टोटल r, मीडियम की थिकनेस t, तो वैक्यूम की थिकनेस, वैक्यूम कितने पार्ट में, r माइनस t, तो r माइनस t लेंथ में वैक्यूम ही है और t पार्ट में मीडियम है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं। तो वे फॉर्मूला यहां पे क्या है, वैक्यूम, तो यहां का डिस्टेंस तो जो r माइनस t है वही रहेगा, लेकिन यहां पे क्या है, मीडियम, मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा, लेकिन इसको भी मुझको वैक्यूम गिन लेना है, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस मुझको t नहीं t रूट k लेना पड़ेगा।
ये सेंटेंस बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर तो ऑलरेडी वैक्यूम ही है, लेकिन यहां पर जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी कुछ अलग होगी वैक्यूम से, लेकिन फिर भी मुझको तो वैक्यूम की परमिटिविटी ही यूज करनी है। तो फिर इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो यहाँ पे t था उसकी जगह पे मुझको आगे यहाँ पे समझाया वैसे t√k लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r - t वैक्यूम का, और ये जो t था उसकी जगह पे t√k, इट मींस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू r - t प्लस t√k। तो फॉर्मूला में यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r - t प्लस t√k का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया जो हाफ मीडियम होगा और हाफ वैक्यूम होगा। चलो एक बार टैली भी कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि मीडियम है ही नहीं, पूरा वैक्यूम ही है, तो t इज अ 0, तो रखो यहां पे 0 0। तो फॉर्मूला बन गया है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। चलो मान लेते हैं कि वैक्यूम नहीं है, पूरा मीडियम ही है, यहां पे पूरा मीडियम है। तो क्या करेंगे, तो यहां पे पूरा जो मीडियम होगा तो इसको 0 ले लेंगे, तो इसको जो 0 ले लेंगे और t पूरा है, मतलब कि t की जगह पे r लिख सकते हैं, पूरा मीडियम यहां से यहां तक पूरा मीडियम ही है, मतलब t इज इक्वल टू r। तो चलो रखते हैं यहां पे r माइनस t की जगह पे r रख देंगे r, तो r माइनस r निकल गए, r√k का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर हुआ। सेम q1 और q2 दो चार्जेस है, दोनों के बीच में ये T1 थिकनेस में K1 डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। यहां पे T2 थिकनेस में K2 डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। तो क्या कर सकते हैं भाई, हमको तो परमिटिविटी वैक्यूम की ही लेनी है, तो फिर यहां का जो मीडियम था उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस T1 की जगह पे T1√K1 और यहां का इक्विवेलेंट डिस्टेंस T2√K2 ले लेंगे। तो यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस T1√K1 प्लस T2√K2 ले लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन T1√K1 प्लस T2√K2 का होल स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो मैं आपको पढ़ाया, बरोबर है। तो अभी एक कूलम्ब्स लॉ उसको पूरा स्टडी करो, उसका वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर फॉर्म हम कल पढ़ेंगे, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बरोबर है। जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, चार्जिंग एंड इंडक्शन, उसके एमसीक्यूज मैंने आपको भेजा है पीडीएफ फाइल बना के। तो वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करो अंदर मोबाइल में और वो सब एमसीक्यू सॉल्व कर दो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बराबर है। तो अभी ये जो टॉपिक चला वो पूरा आप समझो, इसका वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके न्यूमेरिकल्स वो हम थोड़े कल पढ़ेंगे, बराबर है। और इसके न्यूमेरिकल्स के बाद आपको पीडीएफ से भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तब तक एक बार दो बार थियरी रिपीट करो, ये जो बोर्ड पे लिखा है वो पूरा आपकी नोट्स में लिखो, वो पूरी नोट्स बननी चाहिए। आज से 5-6 महीने के बाद भी आप जब भी देखो आपको पूरा याद आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो नोट्स भी अच्छी बननी चाहिए, थियरीज जो है वो भी ध्यान से पढ़ो, रिपीट करो पता ना चले तो, और वीडियो ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे हर एक चीज क्लियर कर दी है कि भाई फोर्स में क्या क्या आता है, बरोबर है। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर फॉर्म कहाँ पर है, तो उसका वेक्टर फॉर्म हम कल पढ़ेंगे, बरोबर है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, गुड नाइट।